संतुलन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के फंड मैनेजर पराग ठक्कर साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं और हम सब जानते हैं सर को काफ़ी लंबा गहरा अनुभव भी है। सर का बाज़ार में काफ़ी सारे अलग अलग फंड्स में सर ने काम भी करा हुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की आपको और आपकी टीम को भी बेहद शुभकामनाएं। वैसे तो दिवाली से दिवाली तक बाज़ार में बहुत ही अच्छा एक्शन रहा है, बट पिछले महीने से कह दें, हफ्ते 2 हफ्ते कह दें, जब बाजार का थोड़ा अभी मोमेंटम लड़खड़ाते हुए दिखा है। तो एक बार आपसे आउटलुक ही जानना चाहूंगा, अब से लेकर अगली दिवाली तक सेटअप कैसा दिख रहा है, आउटलुक क्या बन रहा है सर? थैंक यू। और आप सबको भी काफ़ी दिवाली की काफ़ी विशेस, और आपके सब व्यूअर्स को भी। और इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी एंड मैं आपके शो पे काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ। आई थिंक इन माय HDFC सिक्योरिटी डेज आई वाज कमिंग ऑन जी बिजनेस रेगुलरली एंड तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि हम आगे भी और मिलते रहें। बेसिकली बेसिकली मार्केट व्यू अगर आप मुझे पूछे एक साल के लिए, तो ऐसे है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। बिकॉज जो रन अवे बुल मार्केट हमने देखा है कोविड के बाद, जिसमें डोमेस्टिक लिक्विडिटी ने बड़ा रोल प्ले किया। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे, फिर भी इंडियन पी मल्टीपल स्टॉक वाइज बढ़ते रहे सबके, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में काफी पैसा आया बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक लिक्विडिटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी कंटिन्यू रहेगी, वो जिसका मुझे करीबन करीबन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बनी रहेगी इक्विटीज में, राइट। और तो उसके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, बिकॉज एक फंडामेंटल चीज है कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर 5% अमेरिका में बढ़ते हैं, 2.5% इंडिया में बढ़ते हैं, तो स्टॉक्स गिरने चाहिए थे, पी मल्टीपल गिरने चाहिए थे, बट वो नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। तो बेसिकली थोड़ा सा टाइट रेंज रहेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे पॉजिटिव सरप्राइजेस आएगी, या तो फिर वैल्यूएशन ऐसे हो गए होंगे जहां पे आप कुछ खो ही नहीं सकते हो। बेसिकली हम आगे बात करेंगे कि काफी सारे ऐसे शेयर्स हैं जहां पे वैल्यूएशन इस हद तक अट्रैक्टिव हो चुकी है, खास करके फाइनेंशियल स्पेस में, या कुछ कुछ आईटी स्पेस में, या सीमेंट में फॉर एग्जांपल आफ्टर ये रिजल्ट्स, कि जहाँ पे वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी कि कोई ना कोई तो बायर आएगा। यू नो अभी तो एफआई की सेलिंग चल रही है, बिकॉज इन बिटवीन पहले चली थी बिकॉज ऑफ एफआई, बिकॉज इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ रहे थे, तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, तो डेफिनेटली दे हैड टू सेल इन इमर्जिंग मार्केट्स, दे वर सेलिंग। और अभी ये जो लास्ट 15 दिन से जो फिनोमेना चल रहा है, बिकॉज ऑफ चाइना स्टिमुलस, एफआई का पैसा चाइना में जा रहा है और यहाँ पे बिकवाली आ रही है। तो ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन इसी माहौल में, ऐसे अनसर्टन माहौल में ही स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी अपॉर्चुनिटीज काफी मिल सकती है। पहले उन अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों की भी बात करेंगे। सीमेंट की बात करी आपने, आईटी की बात करी, नतीजों का भी सीज़न शुरू हो गया, तो कहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज होती हुई दिख रही हैं सर? क्लियर है। एक बात है कि देखिए, एक तो टीसीएस जैसी कंपनी का जिसका रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, और उसके रिजल्ट में खास मार्केट को कोई खास एक्साइटमेंट नहीं हुआ। उसके बाद एचसीएल टेक का रिजल्ट आया जो काफी अच्छा था। तो टीसीएस जैसे स्टॉक में मैं बोलूंगा कि मेरा ये मानना है कि जब कोई जेन्युइन बड़ा बिजनेस जिसका फ्री कैश फ्लो इतना ज्यादा हो, जैसे 50,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो करता है टीसीएस, 2026 में मेरा अंदाजा है कि 62,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो करेगा, जो एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलने वाला है। आज मार्केट के 15 लाख करोड़ है, तो आपको 3.5-4% डिविडेंड यील्ड हो जाएगा एक साल के बाद टीसीएस में। और उसके अगर मैक्रोस की मैं बात करूं, तो गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, कल मॉर्गन स्टैनली का रिजल्ट आया, सब ने अच्छा काम किया है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री विच इज द बिगेस्ट कस्टमर फॉर इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी लाइक टीसीएस इज डूइंग वेल। फेड ने भी, पॉवेल ने बोला है कि यूएस इकोनॉमी इज ऑन अ गुड फुटिंग एंड दे वांट टू कीप इट देयर, एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड विद 50 बिप्स रेट कट। So they are very cognizant about their economy and they are serious about job market. So सही, इन सब चीज को देखते हुए 25-26 टाइम में टीसीएस मिल रहा है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लार्ज कैप में। वैसे भी मेरा एक फिलोसफी रहा है कि जितने भी 6-7 साल से जो मैं फंड मैनेज कर रहा हूँ, हर फंड में पहले 3-4 पोजीशनों में एक बड़ा टाटा स्टॉक हो रहता ही है आफ्टर चंद्रा हैज टेकन ओवर। तो उसमें इस बार मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस इज सच अ स्टॉक जहाँ पे मैक्रोज फेवर में है। वैल्यूएशन पहली बार ऐसा हुआ है कि टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक का पी कॉन्वर्ज हो रहा है। ऑन FY 26 अगर आप देखें, सबके पी 25 और 26.5 के बीच में है। तो
55,000 करोड़ कैश है कंपनी में, हर साल 50,000 करोड़ कैश जनरेट हो रही है, जो बढ़ती रहेगी 10% से, और आपको उसमें से मैक्सिमम पैसा मिल रहा है एज अ शेयर होल्डर। तो आपका डिविडेंड यील्ड 4% बैठ रहा है, 3.5-4% बैठ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी में रिस्क काफी कम है। कमिंग बैक टू योर रिजल्ट सीजन थिंग, ये क्वार्टर सीमेंट के लिए काफी खराब होगा। मॉनसून था, वैसे भी तो डिमांड कम थी, कंपटीशन थी, मार्केट शेयर के लिए जो फाइट चल रही है उसकी वजह से प्राइसेस काफी नीचे थे। तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर शुड बी वर्स्ट क्वार्टर फॉर सीमेंट। तो इसमें मेरा ये फिलोसॉफी है कि जब कोई चीज बॉटम बना रही हो, तब तो उससे पहले थोड़ा सा पहले एंट्री ले लेना चाहिए। और क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में जब चीजें ठीक होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी चालू, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, तब सीमेंट डेफिनेटली शुड बाउंस बैक। एंड इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों की भी रिजल्ट बुरे आएंगे कि दे विल हैव टू टेक द प्राइसेस अप आल्सो इन जनवरी फरवरी मार्च। तो मेरे हिसाब से सीमेंट इज अ गुड सेक्टर जहाँ पे रिजल्ट पे नजर रख के लेना चाहिए। तीसरी मैं बात करना चाहूंगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में। तो बेसिकली आप देखिए, एसबीआई जैसा स्टॉक है, या ऐसे बैंक है, या आज समझो एक्सिस का रिजल्ट है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, फेडरल बैंक है, ये सब स्टॉक्स ऐसे वैल्यूएशन पे है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे एसबीआई है, अभी एसबीआई का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ के आसपास है। उसमें आप उसकी जो सब्सिडीज की वैल्यू निकाल लो, यस बैंक का स्टेक, एनएसई में 7% स्टेक है, वो सब निकाल लो, तो आपको करीबन करीबन 1 टाइम बुक वैल्यू और 6 के पी में मिल रहा है एसबीआई। नाउ आप सोचिए कि अगर इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर एसबीआई और असेट क्वालिटी का जो स्ट्रेस, जिसकी वजह से ये भाव है, जिसकी वजह से इतना अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, वो जो स्ट्रेस है वो एमएफआई और ऐसी अनसिक्योर्ड जगहों में है। एसबीआई का थोड़ा सा जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लैंडिंग है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को है। तो वहां पे कोई एनपीएस का इतना ज्यादा मुझे खतरा नहीं दिखता है। मार्जिन भी रेंज बाउंड रहेंगे, 12-13% ग्रोथ होता रहेगा, 6 का पी है, सो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवर में। सेम ऐसे ही मैं बात करूंगा, जैसे फेडरल बैंक में अभी इट इज ट्रेडिंग एट 1.2 टाइम्स बुक, आरओआई 1.2 1.3 हमेशा रहा है, तो इसीलिए मार्केट को ने कभी इसको ज्यादा मल्टीपल नहीं दिया है। लेकिन अभी मनियन साहब आ गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक से, ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ 25 years, एंड हिज ओनली फोकस विल बी टू इम्प्रूव आरओए। बैंक तो अच्छा ही है, राइट, डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज वेरी गुड। इफ यू सी एनपीएस, इट सबसे कम है पूरी जी सर। बैंकिंग सेक्टर में, फेडरल बैंक है। तीसरा एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अभी वो ये स्टॉक इतना गिर चुका है आज की तारीख में, जो 615-20 का जो भाव चल रहा है, आपको मैं बोलूं FY26 की बुक वैल्यू 725 रुपए है। ओके, 80% ऑफ द बुक इज सैलरीड एम्प्लॉइज। ओके, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफॉल्ट तो आना नहीं है, तो प्रॉब्लम है खाली मार्जिन का। तो मैं बोलता हूँ कि अगर 80 रुपए का उसका ईपीएस था पिछले साल, मैं बोलता हूँ ग्रोथ ही नहीं है, चलो ग्रोथ ही नहीं है, तो भी क्या है, तो भी 7 के पी पे आप ले रहे हो, तो आप ग्रोथ के लिए कोई मल्टीपल ही नहीं दे रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या है फिर ऐसी कंपनी में। और आपकी एक सिंपल बात है, आप एक होम लोन जब देते हो, एक कस्टमर 7 से 8 साल की होम लोन होती है, राइट। तो अगर वो आज अपना धंधा बंद कर दे और नई लोन देना बंद कर दे, तो भी ये जो 7-8 साल में उसका ईएमआई का जो और जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, उतना ही मार्केट कैप आप दे रहे हो, जबकि कंपनी तो पूरे लाइफ टाइम चलने वाली है और कल सवेरे उठ के वापस नई लोन देने वाली है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जहां पे मार्केट कहीं पे भी जाए, यहाँ से आप ज्यादा पैसा नहीं खो सकते हो। और कुछ टेक्निकल ट्रेड्स है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर ये चाइना का स्टिमुलस रियली काम करता है, तो जैसे कि नाल्को है, एनएमडीसी है, हम्म। ये स्टॉक्स भी काफी वैल्यूएबल है। जैसे नाल्को में एल्यूमिना में काफी तेजी लास्ट 15-20 दिन में हुई है, और उसके कुछ कुछ तो स्ट्रक्चरल रीजन है जो 6 से 9 महीना भी चल सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइट शॉर्टेज है। जी। गिनी करके कंट्री है जहां से मैक्सिमम बॉक्साइट आता था, वहां पे शॉर्टेज है। सप्लाई डिसरप्शन चाइना में खुद है, तो एल्यूमिना के लिए, तो एल्यूमिना इज इन शॉर्टेज फॉर नेक्स्ट 6 to 9 months। राइट सर। तो और अगर आप देखो, अगर आज के भाव को मैं एक बार छोड़ भी दूं कि अभी तो बहुत बढ़ चुका है एल्यूमिना, लेकिन अगर मैं 500 $550 पे भी अपन बात करें, जबकि आज $650 का भाव है, तो भी ये 5 से 6 हजार करोड़ का EBITDA कर सकता है। 3 हजार करोड़ नेट कैश है कंपनी में, तो 6-7 टाइम EBITDA में ये भी है, और एनएमडीसी भी है। तो एनएमडीसी 9 हजार करोड़ नेट कैश है। तो मैं कहीं पे भी ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत तेजी का कॉल ले रहा हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर वहां पर कंपनी बनती हुई जो दिख है रही है, उसमें राइट सर। नेट तो ये नेट हाँ, जी सर। सॉरी,
सॉरी नहीं, आपके पॉइंट में समझ गया कि वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी वहाँ पर अच्छी बन रही है, राइट सर। ठक्कर साहब, थोड़ा टाइम आज कम है, बट जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और कुछ और बेहतरीन आइडियाज़ लेंगे। बट आज भी देख लीजिए, TCS है, SBI है, LIC हाउसिंग की बात कर रहे थे सर, नाल्को पर भी उनका रेडार है और कई सारे और सेक्टर्स हैं। सीमेंट सेक्टर पसंद आ रहा है, वहाँ पर भी आप पैसे लगा सकते हैं। ठक्कर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्द आपसे फिर से करेंगे मुलाकात और कुछ और आइडियाज़ के बारे में भी बात करेंगे।